आई वॉन्ट यू टू चेंज द वे यू थिंक। एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप डेली यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया से थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करो। बिकॉज दिस इज़ वे द रियल न्यूज़ इज़, जो चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, चाहे आपके एजुकेशन लोन्स हों, आपके होम लोन्स हों, चाहे आपकी एस्टिमेटेड सैलरीज हो, आप जिस कंपनी में काम करते हो, सेक्टर में काम करते हो, क्या वो आगे बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज इन न्यूज़पेपर्स एवरी डे, जिससे लोग बिल्कुल दूर हैं। एंड लोग कंज्यूम कर रहे हैं क्या? फालतू के न्यूज़पेपर्स, फालतू के टीवी चैनल्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, वहाँ से अपना न्यूज़ ले रहे हैं। सो आई डोंट थिंक आई एवर बिलीव अ गाय हु टेक्स हिज न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया। सो आई वॉन्ट यू टू गिव योर 10 to 15 minutes एवरी डे टू दिस। यहाँ पे मैं एनालाइज करूँगा, और आई एम नॉट गिविंग यू एनी न्यूज़, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू लर्न हाउ टू एनालाइज दिस, कैसे एनालाइज करना है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू लर्न। एक बार उठाओ तो पढ़ पाओ कि बिजनेस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, और समझ पाओ विदाउट अ डिक्शनरी, विदाउट एनी हेल्प। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। नाउ आई अज्यूम कि सबको पता होगा इस टाइम पे गोल्ड ने पिछले 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। सिल्वर पिछले 6 महीने में 200% का रिटर्न दे चुका है। यस, सिल्वर, चांदी। एंड इसके बाद अब कॉपर में मूवमेंट आई है। तो ये क्या हो रहा है? पहले हम लोग सोचते थे कि क्रूड ऑयल और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती हैं, बट हमारे मेटल्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये सारे कैटेगरी की, इनकी कैटेगरी क्या हो गई? ये हो गए हमारे मेटल्स। एंड मेटल्स में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है? बिकॉज इस टाइम पे रेवोल्यूशन ही कुछ ऐसा चल रहा है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, डेटा सेंटर्स की, एंड एआई की। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही बात हो रही है पिछले 5 सालों से। एंड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में क्या चाहिए? मेटल्स। डेटा सेंटर्स में क्या चाहिए? एनर्जी, मेटल्स। एंड एनर्जी ऑफ कोर्स और ज़्यादा चाहिए, तो वो भी हम चाहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से है। तो ये मेटल जो है इस टाइम पे शॉर्ट सप्लाई में चल रहा है। अब कॉपर भी इसमें ऐड हो चुका है। जो रेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसकी वजह से डिफेंस स्पेंड और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से भी, कल ही मैंने वीडियो बनाई है, आप देखो, यूरोप का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें डिफेंस इंडेक्स लाइफ हाई पे चला गया है। एंड 250% का रिटर्न दिया है 2022 से 2026। 4 साल, 3-4 सालों में 250% बढ़ा है वहाँ का डिफेंस इंडेक्स। एंड जब यूएस ने अभी वेनेजुएला पे अटैक किया है, उसके बाद तो दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्रीज और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है, और ज़्यादा इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्टेज आ चुका है कॉपर का, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एक्सपैंड करना है, बहुत ही जल्दी बहुत सारा सप्लाई क्रिएट करना है। एंड उसके लिए ढेर सारे मेटल्स चाहिए। अब ये जो माइंस हैं, ये तुरंत तो अपना सप्लाई बढ़ा नहीं देंगी, राइट? माइंस नए स्टार्ट करने में आपको टाइम लगता है। और साथ ही यूरोप की जो पॉलिसीज थी ना, ईएसजी पॉलिसीज जिसे हम बोलते हैं, और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की जो ईएसजी पॉलिसी थी, एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, यहाँ पे हुआ ये कि इन्होंने माइंस बंद कर दिए, इन्होंने अपने पावर प्लांट्स बंद किए, इन्होंने अपने कितने न्यूक्लियर, अगर आप देखोगे तो, प्लांट्स बंद कर दिए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ? इन्होंने अपने पैर पे बहुत ही अच्छे से कुल्हाड़ी मारी और अपने आप को हैंडीकैप कर लिया। अब पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो जो माइंस हैं, इन पे जो कंट्रोल है, अगर वो चाइना में नहीं है तो कंट्रोल तो अच्छा खासा चाइना के पास ही है। एंड अगर प्रोसेसिंग की बात करूँ, वो तो कहीं नहीं हो रहा। चाइना के अलावा 90% प्रोसेसिंग जो है अच्छे खासे मेटल्स की चाइना अकेले कर दे रहा है। तो अब इट्स लाइक 1970s 80s अगेन, कि हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, बट वो कुछ कंट्रीज़ है वही कंट्रोल कर रही हैं। और अब नेक्स्ट सेंचुरी में मेटल की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे भी किसी और की मोनोपोली है। तो डिमांड ग्रोथ जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि माइन में सप्लाई स्ट्रक्चरल लिमिट्स हैं। ये माइन सप्लाई स्ट्रक्चरल लिमिट्स फेस कर रहा है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे रिस्क ये है कि कॉपर जो है एक बॉटल नेक बन सकता है। बॉटल नेक का मतलब आप समझ चुके हो कि यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है बहुत ज़्यादा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन। और ये लिखा किसने है? S&P ग्लोबल ने। S&P क्या है? S&P इज स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है? ये एक रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है। रेटिंग एजेंसीज बेसिकली आपको क्रेडिट रेटिंग देती है, लेकिन वो आपको नहीं देती है, वो कंट्रीज और कंपनीज को रेटिंग्स देती हैं, ठीक है? तो कॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पे जा चुका है, एंड ये अबव 13,000 पहुंच चुका है। सो आपके घर में अगर ये बात चल रही है कि गोल्ड तो निकल चुका, हमने प्रॉफिट नहीं कमा पाया, या सिल्वर में नहीं हो पाया, देन यू शुड ऑल्सो नो कि आप कॉपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसा मतलब ये है, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफ कोर्स। आई एम जस्ट सेइंग कि ये इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं, कुछ फंड्स हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये $13,000 पर मेट्रिक टन चल रहा है इन लंदन। अच्छा, लंदन का प्राइस क्यों कोट कर रहे हैं भाई, जब ये हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर है? अब लंदन में हमारे पास बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, लंदन मेटल एक्सचेंज, LME। एंड वहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, ये चीज़ें ट्रेड होती हैं, तो इसे हम वहाँ के प्राइस को बेंचमार्क लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे माइन आउटेजेस बहुत सारे हैं, और लोग स्टॉक पाइल कर रहे हैं, इन्हें पैनिक है, लोग खरीद के इसे जमा कर रहे हैं।
जस्ट बिकॉज इसका प्राइस बढ़ रहा है। जो फ्लो ऑफ कॉपर है इनटू यूएस वेयर हाउसेस, इसकी वजह से जो प्राइस है वो बियॉन्ड लेवल्स चले गए हैं अंडरलाइंग कंजम्पशन के। एंड जो न्यू एरियाज हैं डिमांड सिग्नल के, वहाँ पे और ज़्यादा टाइटर मार्केट है। सो ट्रंप ने अभी बोला था कल ही दैट मेरा जो डिफेंस का बिल है, मैं डिफेंस स्पेंडिंग है वो $1 ट्रिलियन है, मैंने कल ही कवर किया है। अब ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 होने का मतलब आप 50% इंक्रीज कर रहे हो अपने डिफेंस स्पेंडिंग को। साथ में उन्होंने हड़काया है अपने सारी कंपनीज को कि भाई जो भी आप हमसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हो मुझे बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट चाहिए, नहीं तो जितने सीईओज हैं उनकी सैलरी मैं रोक दूंगा, जितने शेयर होल्डर्स हैं मैं उनको भी पैसा नहीं कमाने दूंगा डिफेंस से। सो दिस इज मतलब वाइल्ड अगर आप देखोगे तो। एंड ओवरऑल सप्लाई डेफिसिट पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो चुका है व्हेन इट कम्स टू दीज मेटल्स। तो तुरंत तो आप इसका सब्सिट्यूट नहीं ढूंढ लोगे। कई लोग कह रहे हैं कि लोग इसका सब्सिट्यूट निकाल लेंगे, कंपनीज इसका सब्सिट्यूट निकाल लेगी, बिकॉज कोई थोड़ी इतना महंगा लेगा और बनाएगा इक्विपमेंट्स को, लॉस पे थोड़ी बेचेगा। बट इट्स नॉट दैट ईजी, टाइम लगता है भाई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, और साथ में नए माइंड्स स्टार्ट करने में भी आपको टाइम लगेगा। सो यू आर फोर्स टू लूज मार्केट शेयर। और ऐसे में पैसा कौन कमाने वाला है, अब ये जानना सबसे ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसका प्रॉफिट हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है। जितनी भी बड़ी कंपनी है, मैं बताऊं आपको, बिग कॉरपोरेशन जितनी भी है हमारे पास, इनके पास पैसा इतना है कि ये एक्सेस स्टॉक पाइल कर सकती हैं बिग कॉर्स। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार मैं ना बड़ी कंपनीज में पैसा लगाना चाहता हूँ, ना कि स्मॉल कैप कंपनीज में। इशू ये आ जाती है कि जब सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो, ऐसी बड़ी कंपनीज सिर्फ ब्रूट मनी के बेसिस पे सर्वाइव कर लेती हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये झेल लेंगे, ये 1 साल तक लॉस में भी चल लेंगे, इन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये अपना मार्केट शेयर लूज़ नहीं करने देंगे अपने आप को। लेकिन बाकी कंपनीज क्या है, मार्केट शेयर लूज़ करेंगी बिकॉज वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाएंगे। आप इतने बड़े बायर हो कि आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो जाएगा अगले 2 साल 3 साल के लिए, आप लॉक इन कर सकते हो। एंड ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा फेस कर रही है कंपनी। स्पेसिफिकली अगर आप देखो एआई के केस में, अगर आपको एनवीडिया के जीपीयूज चाहिए तब भी, अगर आपको कॉपर की सप्लाई चाहिए, सिल्वर की सप्लाई चाहिए, ये सारी चीज़ों में ये इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी कंपनीज का सर्वाइवल तो हो जाएगा, लेकिन छोटी कंपनीज के लिए बहुत टफ है सर्वाइव करना। डिमांड एआई से बहुत ज़्यादा आ रही है कॉपर के लिए, डेटा सेंटर्स एंड डिफेंस स्पेंडिंग इससे ट्रिपल हो सकता है। तो कॉपर की डिमांड 3x हो सकती है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। जो भी अभी डिमांड है वहाँ से, तो क्या सप्लाई 3x हो सकती है? कॉपर के माइंस आप देखो पूरी दुनिया में कहाँ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ कंट्रीज में, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर भी अच्छा खासा कॉपर के हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। बट यू हैव टू स्टार्ट देम, आपको एक्सप्लोर करना होगा, स्टार्ट करना होगा। सो बाई 3x ये जो होने वाला है कॉपर, क्या हम मीट कर पाएंगे डिमांड? इट्स वेरी हार्ड टू से। टेक्नोलॉजी अर्ली सोर्सेज में है, 1 बिलियन ह्यूमनाइड रोबोट्स भी ऑपरेशन में होंगे 2040 से। एंड यहाँ पे 1.6 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड होगा एनुअली। हम ह्यूमनाइड रोबोट्स की बात कर रहे हैं। Hyundai ने कहा है कि 2028 से 2030 से वो ह्यूमनाइड रोबोट्स यूज़ करेगा अपने कार की असेंबली में। यस, ना कि वो इंसान को यूज़ करने वाला है। एंड ह्यूमनाइड रोबोट्स आर अनदर थिंग अगर आप देखोगे तो। सो यहाँ पे 10 मिलियन टन गैप एटलीस्ट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये सप्लाई का गैप है। सो लोग बोलते हैं कि क्यों कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थीसिस। आप सबसे पहले ऐसे सोचना शुरू करो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे देखते हैं, अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या वहाँ पर डिमांड है, अच्छी है? जी हाँ, डिमांड तो बहुत है, 3 गुना होने वाली है डिमांड। अच्छा, सप्लाई की बात करें तो क्या है, सप्लाई में 10 मिलियन टन का शॉर्टेज नज़र आ रहा है। अगर आप एस्टिमेट करो सप्लाई को और एस्टिमेट करो जो एक्सपेक्टेड डिमांड है और एक्सपेक्टेड सप्लाई है उसे, तो इस बेसिस पे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट थीसिस बना के ऑलरेडी पिच कर चुके होंगे और पैसे लगा चुके होंगे। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अगर आप लॉजिकली सोचना चाहते हो कि चीज़ों की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, क्या बढ़ते रहेगी या घट जाएगी यहाँ से। सो ये कोई, अगर आप कहोगे तो दिस इज़ नॉट हम कहते हैं इट्स नॉट अ बबल, ये कोई बबल नहीं है। सिल्वर और कॉपर के टर्म्स से जब हम बात करते हैं, यहाँ पर रियल शॉर्टेज है और रियल डिमांड है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एंड ट्रम्प सेज यूएस ओवरसाइट ऑफ वेनेजुएला कुड लास्ट ईयर्स। कुछ साल चल सकता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरसाइट। अब कितना सिंपल वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, ओवरसाइट, बट बेसिकली ये वेनेजुएला को यूएस से रन करने वाले हैं, वॉशिंगटन से रन करने वाले हैं। इन्होंने कहा था कुछ दिन के लिए। ऐसा ही सेम केस हमें कहाँ देखने को मिला है, हमारे पड़ोस के मुल्क में, विच इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है, दे डोंट से दैट वी आर द गवर्नमेंट, दे से वी आर इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, उनका नाम क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम क्या है, जब तक कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट या लीडर नहीं आ जाता तब तक वी आर जस्ट मेंटेनिंग पीस इन द कंट्री, वी आर जस्ट कीपिंग द कंट्री स्टेबल एंड विल इंश्योर देयर आर इलेक्शंस। बट
बांग्लादेश के केस में ऑफ कोर्स आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बांग्लादेश को, बट यूएस इज़ वेरी डिफरेंट। अब यूएस ने भी पहले यही कहा कि ये इलेक्शंस करवाएंगे एंड देखेंगे कंट्री स्टेबल हो एंड एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स वेनेजुएला के पास सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे आप मेटल्स लो, चाहे आप ऑयल लो, चाहे आप गोल्ड लो, सिल्वर लो, दे हैव एवरीथिंग। एंड यूएस ने अभी बोला कि दे आर गोइंग टू टेक, पहले तो कुछ नहीं बोला था, बट 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 50 मिलियन बैरल्स, इतना ऑयल ये वेनेजुएला से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं अपने लिए। ये तो इन्होंने अभी बोला है, अब लेट्स सी ये कब चेंज हो जाए। सो यू कैन सी हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपके पास यू हैव अनलिमिटेड पावर देन यू हैव नो रूल्स टू फॉलो। एंड यूएस ने कहा है अभी ओवरसी कर सकता है वेनेजुएला को और इसके ऑयल रेवेन्यू को कंट्रोल कर सकता है फॉर ईयर्स। ये इन्होंने इंटरव्यू में कह दिया है डायरेक्टली। एंड जो वेनेजुएला के इन्होंने ये भी कहा है कि ये मिलिट्री एक्शन लेने को भी तैयार है अगेंस्ट वेनेजुएलाज नेबर कोलंबिया। इन्होंने कोलंबिया के लीडर को भी इनवाइट किया जिसको इन्होंने कहा अ सिक मैन। यस, तो कंट्री के लीडर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई इनकी पार्टी का जूनियर हो, कोई इनका जूनियर हो, इस तरीके से। एंड इन्होंने ये भी कहा कि विल रीबिल्ड इट in a very profitable way and we are going to be using oil and we are going to be taking oil। उन्होंने कहा ऑयल लेंगे भी, ऑयल यूज़ भी करेंगे एंड हम ऑयल के दाम को नीचे लेकर के जाएंगे। हम पैसे देंगे वेनेजुएला को जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है इस वक्त। सो ट्रम्प ने कहा कि यूएस वॉज गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल। यस, सो दिस इज़ बेसिकली एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हर चीज़ है यहाँ पे। बट रूल्स तभी अप्लाई होते हैं जब यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू इन्फोर्स द रूल्स। तो रूल ऑफ लॉ इज़ नथिंग इफ देर इज़ नो बडी टू इन्फोर्स, देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग मैन टू इन्फोर्स द रूल्स। एंड ग्लोबली देर इज़ नो वन स्ट्रॉन्गर देन यूएस। सो अब यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर रशिया यूक्रेन के साथ ये कर रहा है देन दे हैव बिग प्रॉब्लम्स, वहाँ पे वॉर चल रही है। बट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर वेनेजुएला के साथ ऐसा कुछ हो जाए, कोलंबिया के साथ ऐसा कुछ हो जाए, किसी और के साथ ऐसा कुछ हो जाए। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सो नोबडी थिंक्स इंडिविजुअली, कंट्रीज बहुत हिपोक्रिटिकल होती हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस आर्टिकल RIL के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज काइंड ऑफ trying, maybe it may benefit really well from Venezuelan oil। yes, तो रिलायंस का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाता है। कौन सी कॉम्प्लेक्स है ये? कॉम्प्लेक्स जो है ये है जामनगर में, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जामनगर में कॉम्प्लेक्स है। एंड जामनगर गुजरात में जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इनके पास वन ऑफ द फ्यू ऐसी रिफाइनरीज में से एक है जहाँ पे आप ये वेनेजुएलन हैवी क्रूड जो वेनेजुएला प्रोड्यूस करता है इसे आप रिफाइन कर सकते हो। यस, तो दे हैव द टेक्नोलॉजी, द टेक टू रिफाइन दिस क्रूड। एंड अगर यूएस अलाउ करता है नॉन यूएस बायर्स को कि वो बाय करें इस क्रूड को, देन देर इज एन आई मीन देर इज नो डाउट कि रिलायंस यहाँ पे इसे बाय कर पाएगा। सो दे आर वेटिंग क्लैरिटी ऑन एक्सेस नहीं मिला है अभी तक फॉर वेनेजुएलन ऑयल बाय नॉन यूएस बायर्स, बट दे विल कंसिडर बाइंग द ऑयल इन अ कंप्लायंट मैनर। यस, इन्होंने बोला है दैट विल बी बाइंग इन अ कंप्लायंट मैनर। एंड कैरेकस मतलब वेनेजुएला एंड वाशिंगटन ऑलरेडी डील करने वाले हैं जहाँ पे $2 बिलियन वर्थ ऑफ वेनेजुएलन क्रूड एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे 30 से 50 मिलियन बैरल्स होगा ये करीब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलायंस के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड वी कैन सी समथिंग हैपनिंग यहाँ पे। सो कीप योर फोकस ऑन दिस, आप देखते रहना। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, सबको बड़ा मज़ा आएगा। मारुति, आपको पता है यार मारुति ज़्यादा कार्स नहीं बेच पा रही है इंडिया में। वो क्या कह रहे हैं कि यार हमारी गाड़ियाँ तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बना रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ 10 लाख से सस्ती हैं और इसीलिए नहीं बिक रही हैं क्योंकि अब जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, जो एंट्री रेंज गाड़ियाँ हैं, पहले वो 4-5 लाख में आ जाती थी, अब वो 4-5 लाख में बन नहीं पा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने BS6 के रूल्स बना दिए, साथ में बोला कि 6 एयर बैग्स होने चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, तो वही कार बन रही है 7 लाख में, 6.5, 7, 8 लाख में। और इसीलिए डिमांड घट गई है। पिछले साल तक अगर मैं बोलूँ 2025 तक मारुति का यही कहना था, यही एक्सक्यूज था दैट वी आर नॉट एबल टू सेल अ लॉट ऑफ कार्स, ग्रोथ नहीं आ रही है, फ्लैट हो गया है क्योंकि लोगों की इनकम ही नहीं बढ़ रही है और कार के दाम बढ़ गए हैं, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो गाड़ियों के दाम बड़ी तेज़ी से बढ़े थे। बट अब देखो कि लग्जरी जो सेगमेंट है, ये मिडिल क्लास की बात कर रहा है मारुति। BMW कह रहा है कि हम जो है इंडिया में सबसे बेस्ट ग्रोथ के लिए फर्स्ट टाइम लग्जरी बायर्स पे फोकस करेंगे। एंड जिस टाइम पे हमारे स्मॉल कार्स में कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, उसी टाइम पे आप देखो कि जो लग्जरी कार मार्केट है वो किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई स्टार्टअप है, इस तरीके से ग्रो कर रहा है। चाहे आप BMW देखो, चाहे आप मर्सिडीज देखो, ठीक है, ये 2 कंपनीज ने इंडिया में अच्छा खासा मार्केट पेनिट्रेट कर लिया है। BMW इंडिया ने क्लोज किया 2025 हाईएस्ट एवर सेल्स
यस 18,000 यूनिट्स बेच दिए इन्होंने। इतना छोटी कार बनाने वाली कंपनीज नहीं बेच पा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं शायद ये जो दूसरी कंपनीज हैं जो इंडिया छोड़ के चली गई वो किस तरीके से इंडिया में कार बेच रही होंगी, चाहे आप फोर्ड की बात करो या दूसरी कंपनीज की बात करो। 14% इन्होंने इंक्रीमेंट लिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आउट परफॉर्म किया है ब्रॉडर मार्केट को फॉर लग्जरी कार्स। स्ट्रॉन्ग फिनिश था, रिकॉर्ड सेल्स है इनका 6023 यूनिट्स का इन अक्टूबर दिसंबर। एंड आई टेल यू व्हाट, ये जो जीएसटी मेरे ख्याल से जो जीएसटी अभी रिलैक्सेशंस भी आई, दिस वॉज नॉट फॉर लग्जरी कार्स, राइट? लग्जरी कार्स के लिए कुछ भी नहीं था। सो स्टिल इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हमें। बीएमडब्ल्यू का जो ग्रोथ है ये इंक्रीजिंगली ड्रिवन है बाय फर्स्ट टाइम लग्जरी बायर्स से। अब इंडिया में लोग लग्जरी कार्स की तरफ जा रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम लग्जरी बायर्स अच्छे खासे हैं। एंड ओवरऑल जो शेयर है फर्स्ट टाइम लग्जरी कार बायर्स का बीएमडब्ल्यू के पोर्टफोलियो में, ये शार्पली बढ़ा है फ्रॉम अराउंड 43% टू अबाउट 49%। सो फर्स्ट टाइम कार बायर्स, लग्जरी कार बायर्स लोग के अंदर कुछ तो ऐसा है कि वो बीएमडब्ल्यू को ही फेवर कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट कैन नॉट जस्ट हैपन एट टॉप एंड अलोन। इनका कहना है सिर्फ टॉप एंड व्हीकल्स बेच के नहीं कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो इनकी स्ट्रैटेजी है ये ज़्यादा विजिबल है बीएमडब्ल्यू के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में। कंपनी ने रिटेन किया है अपना पोजीशन जो पहले भी था इसका, विच इज़ इंडियाज टॉप लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर। पूरी दुनिया भर में इंडिया ही मुझे लगता है एक ऐसी कंट्रीज में से एक होगी जहाँ पे बीएमडब्ल्यू नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मेकर है लग्जरी में, ठीक है, लग्जरी में। मतलब दिस इज वाइल्ड। एंड इन्होंने 3,753 यूनिट्स बेचे हैं लास्ट ईयर एंड 200% का रेट इनका है ग्रोथ का, ठीक है। ईवीज 21% है बीएमडब्ल्यू ग्रुप के इंडिया कार सेल्स पोर्टफोलियो का, अप फ्रॉम 8%। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी में हम लोग बोलते हैं ना, देयर आर मल्टीपल इंडियाज। एक इंडिया हो गया जो हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक इनकम लेवल का। सो जो हमारा जो अपर मिडिल क्लास है या जो रिच इंडिया है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखो लग्जरी, चाहे आप हाउसिंग की बात करते हैं, लग्जरी हाउसिंग बीट कर रहा है, इसकी ग्रोथ बेटर है अफोर्डेबल हाउसिंग से। यस, अफोर्डेबल इंडस्ट्री को ग्रुप ब्रीड कर रहा है लग्जरी हाउसिंग। इसके अलावा लग्जरी कार्स, लग्जरी कार मार्केट भी ऐसा ही है। अगर आप देखोगे तो लग्जरी कार्स ग्रोथ आउट परफॉर्म कर रहा है किसको? अफोर्डेबल कार्स को। सो यहाँ पे जो इंडिया का एक डिफरेंट इनकम मैं कहूँगा इनकम क्लास है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेंडिंग हो रही है। दे आर स्पेंडिंग अलॉट, दे आर मेकिंग अलॉट ऑफ मनी। एंड इनके लिए काफ़ी सारी कंपनीज नहीं आ रही हैं, बन के स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो इनको केटर करना चाहते हैं, बिकॉज दे कैन स्पेंड लैविशली, दे दे कैन ब्रिंग अप लॉयल्टी एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। सो माई व्यूअर्स, इफ दे आर इन टू एंटरप्रेन्योरशिप, दे शुड ट्राई टू केटर टू सच काइंड ऑफ पीपल, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या नए जो लोग आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, जो पैसे खर्च कर रही है, जो पहले पैसे खर्च नहीं करती थी इन चीज़ों पे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस कर लिया है इतनी सारी चीज़ें, एंड आई थिंक इट्स अ लॉट। अगर आप इसे रिटेन कर पाओ, नाउ दिस इज़ हाउ यू हैव टू कनेक्ट डॉट्स। आज जो मैंने पढ़ाया है आपको, जो कवर किया है बेसिकली, जो सोचा है हमने कि ये चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कल जो भी आर्टिकल्स आएंगे हम सारे आर्टिकल्स को आज के आर्टिकल से कनेक्ट करेंगे। सो वी विल कीप कनेक्टिंग डॉट्स एवरी डे ऑन एवरी आर्टिकल। हर एक चीज़ को, जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया किससे, मारुति से, लग्जरी का आया तो मैंने अफोर्डेबल से कनेक्ट किया। इसी की तरह मैंने ये ट्रेंड देखा हाउसिंग में भी लग्जरी बिक रहा है अफोर्डेबल से ज़्यादा, वहाँ ग्रोथ आ रही है। सो यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स। रिलायंस में आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स कि इनके पास रिफाइनरी है जहाँ पे वन ऑफ द फ्यू रिफाइनरीज है ये, एंड यूएस अगर 50 मिलियन बैरल्स खुद के लिए भी लेता है, सो मे बी थोड़ा बहुत वो अलाउ करे दूसरी कंट्रीज़ को, अपने allies को, एंड दे आर गोइंग टू सेंड इट टू रिलायंस एंड देन रिलायंस इज गोइंग टू सेल बैक टू देम। इसी तरीके से काम होगा। कॉपर, हमने कॉपर को रिलेट किया गोल्ड की डिमांड से, सिल्वर की डिमांड से, ईवी से, डेटा सेंटर से। हमने देखा शॉर्टेज है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें एक बबल आ सकता है कि सिर्फ हाइप है, नो, देयर इज रियल शॉर्टेज ऑफ कॉपर। एंड देन ट्रम्प्स ओवरसाइट ऑफ वेनेजुएला, एंड यही चीज़ हमने देखा कहाँ पे हुआ, स्पेसिफिकली बांग्लादेश में, जो हमारे नेबर कंट्री में है, जहाँ पे अभी भी कोई इंटरिम लीडर है जो अपॉइंटेड है एंड वही देश को चला रहे हैं। सो वी आर एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग विद एवरीथिंग else, and that is how we are able to understand things. So subscribe to this channel if you want such kind of content every day. Okay, thanks. I'm signing off.